सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक लाइव में मैंने बोला था कि भी हमने हमारी जो जाति है वो जाति ख़त्म कर देनी चाहिए और जाति को ख़त्म करने के लिए हमने आवाज़ उठानी चाहिए। तो बहुत सारे साथियों के मेरे पास फ़ोन आए, मैसेंजर पर मैसेज आए कि आप तो रिजर्वेशन ख़त्म करवाना चाहते हैं जो जाति के आधार पर मिली हुई है। अगर ऐसा हो गया तो जो रिजर्वेशन कोटा है उसका क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज साइंस विज्ञान मतलब साइंस या विज्ञान तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उस बदलते युग के साथ अगर हम नहीं बदल रहे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहां लेकर जाना चाहते हैं? कहां लेकर जाना चाहते हैं साथियों? अगर सरकार से डिमांड करनी है, आप रिजर्वेशन की डिमांड न करें कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। अगर आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, इनकेपेबल है पढ़ाई में, मतलब कि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप बच्चों को जहाँ भारी भरकम फीस ली जाती है वहां नहीं पढ़ा सकते, यहां तक तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसे जातिगत आधार पर मैं इसका समर्थन नहीं करता कि जाति के आधार पर ऐसा होना चाहिए। इस चीज को आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। और मैं कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं इसमें बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, गरीबी हो सकती है, किसी भी कास्ट में गरीबी हो सकती है, किसी भी समुदाय के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन गरीबी का और पढ़ाई का, यानी कि पढ़ाई का मतलब होता है दिमाग, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो मालिक सभी में बराबर नहीं देता, जो ये कहते हैं ना कि सभी में बराबर दिमाग है, ये एक झूठा नरेटिव है। हम सभी की आईक्यू अलग अलग है, बराबर बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि किसी में कम दिमाग होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि अगर कोई बच्चा मैथ में 100 के 100 ले रहा है, एक बच्चा मैथ में फेल हो रहा है, एक बच्चा मीडियम है, पढ़ाने वाला अध्यापक एक ही है। मैं जो बच्चा मैथ में फेल हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें दिमाग नहीं है। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि उसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, उसका जो दिमाग है वो मैथ में नहीं चलता होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का दिमाग सेम उन्हीं सब्जेक्टों में चले। कोई नंबर स्मार्ट होता है, उसका मैथ की कैलकुलेशन फास्ट होगी। कोई वर्ड स्मार्ट बच्चा होता है, उसकी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ होगी। कोई पिक्चर स्मार्ट होता है, उसकी ड्राइंग बहुत बढ़िया होगी, वो बढ़िया ड्राफ्ट्समैन बन सकता है। कोई पब्लिक स्मार्ट होता है, यानी उसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ये उनका नेचर है। यानी कि किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा का खराब है। ये जो डियर फ्रेंड्स, मैं एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि जो टैलेंट है
टैलेंट, ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड होते हैं। स्किल और टैलेंट में फर्क होता है। टैलेंट होती है प्रतिभा, किसी में किसी प्रकार की प्रतिभा है, किसी में किसी प्रकार की प्रतिभा है, ये गॉड गिफ्टेड है। एक होता है स्किल, कौशल, इसको हम सीख सकते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल का काम सीख लेता है, कोई ट्रैक्टर का काम सीख लेता है, कोई बिजली का काम सीख लेता है, ये स्किल है जो हम सीख कर अपना रोजगार चलाते हैं। और लेकिन एक होता है टैलेंट, जो प्रतिभा होती है, वहां पर हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है ये मायने नहीं रखती कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। नो, ये चीजें नहीं चलती। मान लिया कोई बच्चा म्यूजिक स्मार्ट है, उसका आवाज गॉड गिफ्टेड होती है, उसके गले में इतनी मिठास है, वो इतने हाई स्केल पर गा सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो भी, उसको हम ये कह देंगे डल है, ये तो फेल हो गया। वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाए कि इसमें टैलेंट क्या है। और उसका टैलेंट कई बार क्या होता है कि पहचानने के बाद भी उसका टैलेंट दब कर रह जाता है। पेरेंट्स है वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पुलिस में लगना है, आपने मेरे सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि मैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाया, मेरा ये सपना था लेकिन माहौल नहीं मिला, और अब मैं मेरे सपने आप में देखता हूं। डियर फ्रेंड्स, ये सबसे एक, मैं ये कहूं कि बैड थिंकिंग है, सबसे बुरी सोच है कि हम हमारे सपने अपने बच्चों में अगर देख रहे हैं तो हम उन्हें कहीं ना कहीं गलत राह पर लेकर जा रहे हैं। वो पैदा हुए हैं, उनकी क्या प्रतिभा है, क्या आपकी प्रतिभा से मैच करती है? उनकी प्रतिभा हो सकती है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो, पब्लिक स्मार्ट हो, और आप चाहते हैं कि ये फौज में लगकर, सेना में भर्ती होकर और देश की सेवा करें। देश की सेवा डियर फ्रेंड्स सिर्फ फौज में लगकर ही देश की सेवा हो, ये जरूरी नहीं है कि जो फौज में लगता है वही देश की सेवा करते हैं। देश की सेवा जितने भी नागरिक हैं वो किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो इसमें माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे का जो टैलेंट है उसको खोजे कि इसमें क्या है, ये क्या बन सकता है। और दूसरी बात कि जो एक गवर्नमेंट जॉब का फतूर दिमाग में भर रखा है, ये फतूर जो आया है डियर फ्रेंड्स, नौकरी का, नौकर बनाने की जो सोच आई है, ये अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाली है। ये कोई ज्यादा पुरानी सोच नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ जब राजपाट शुरू किया, पहले वो सैनिक भी बाहर से लेकर आते थे, फिर और इन्होंने जहाँ जहाँ अपने ऑफिसेस बनाए वहाँ पर हर जगह अंग्रेज इंग्लैंड से लेकर बंदे लेके आए तो महंगे पड़ते थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी शिक्षा पद्धति शुरू कर दी कि हमने यहीं से नौकर पैदा करने हैं। और अंग्रेजों ने यहाँ लोगों को इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी, अपने कल्चर में ढालने की कोशिश की। और उनकी सपोर्ट करने के लिए डियर फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ आदमी भी मिले बहुत सारे,
जैसे कि लोग कहते हैं ना कि सावित्री बाई फुले को सरस्वती का वो विद्या की देवी घोषित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ यही टैलेंट नहीं कि किसी को इंग्लिश आ गई, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, जय भगवान, सोडी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और उससे मतलब देश का विकास हो गया। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस समय जिसकी सरकार होती है, यानी जिसका राज होता है, उसके संरक्षण में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति ज्यादा फलता फूलता है। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में थे, क्योंकि वो मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे थे, और अंग्रेज यहां पर मिशनरी स्कूल चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां नौकर पैदा करने थे। और तभी से हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई, सरकारी नौकरी। क्योंकि यहां पर जो काम धंधे थे डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से समाज चल रहा था, उनको अंग्रेजों ने खत्म करना शुरू कर दिया था यहां। नहीं तो सारे मालिक थे डियर फ्रेंड्स, सारे बिजनेसमैन थे, वो अपना खुद का काम करते थे। चाहे उनका काम छोटा था, लेकिन वो नौकर नहीं थे, वो अपने काम के मालिक थे। ये नौकर की सोच अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाली। मान लिया कि कोई घड़े बनाता था, वो नौकर नहीं था, वो अपने काम का मालिक था। और उस समय क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे, तो छोटा बच्चा जो कोई काम सीख लेता है ना, छोटा बच्चा बचपन में कोई काम सीख लेता है तो वो उस काम में माहिर बन जाता है। अगर किसी ने बचपन में ड्राइवरी सीखी है, सपोज करें कि किसी ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, तो बचपन में मोटरसाइकिल चलाना अगर किसी बच्चे ने सीख लिया, और एक 40 साल के बाद कोई मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, उनकी ड्राइविंग में दिन रात का फर्क होगा। ये जो हम कहते हैं ना कि बच्चों से काम न करवाएं, ये जो कानून है डियर फ्रेंड्स, ये अंग्रेजों ने बनाए थे। ये किस लिए बनाए थे? क्या वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहते थे? नहीं, वो यहां का जो मतलब टैलेंट था, उस टैलेंट को खत्म करने के लिए। क्योंकि आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि वे मुझसे का जमेड़ा हरियाणवी मनु बताया गया, मुझसे का जमेड़ा बिले खोदेगा। कहने का मतलब कि जो घर में माँ बाप काम करते हैं और जो छोटा बच्चा है वो उसको देख रहा है, वो उसको अपने माँ बाप की हेल्प भी कर रहा है, तो कौन सा क्राइम था ये? क्राइम कौन सा था ये कोई क्राइम नहीं था कि हम इसको क्राइम बोल दें। राधे जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी प्रकार का क्राइम नहीं था। वो बच्चे, उन्हें पता था कि ये बच्चे बहुत बड़े कारीगर बनेंगे, आपका सामान बिकने नहीं देंगे, हम कितने लोगों के हाथ काटेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां बहुत सारे लोगों के हाथ काटे। तो फिर उन्होंने ये देखा कि इस चीज को तोड़ा कैसे जाए, तो उन्होंने कह दिया कि जो बच्चों से काम करवाएगा उसकी सजा होगी। आज तक भी हम इस कानून को बहुत अच्छा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक नौकर की सोच बन चुकी है, और ये सोच ना ही तो ब्राह्मणों ने पैदा की, ये सोच पैदा की है अंग्रेजों ने। और जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिन पुस्तकों के रेफरेंस देकर समाज को तोड़ा जा रहा है, ये सारी पुस्तकें डियर फ्रेंड्स उसी दौरान लिखी गई है जिस दौरान अंग्रेजों का यहां राज था। और अंग्रेजों की एक ही थ्योरी थी, डिवाइड एंड रूल, कि इनमें फूट डालो और राज करो। तो जो भी किताबें लिखते थे उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता था, उन किताबों का बहुत मार्केटिंग होती थी, जो कि
यहाँ के धर्म को तहस नहस करने में मदद दे, ताकि ये समाज टूट जाए। मैंने बहुत सारी किताबों में ऐसा भी पढ़ा है कि ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बहुत दलितों के बहुत बड़े नेता बनकर उभरे और ये अंग्रेजों के पक्ष में थे। आपने भी बहुत सारी बार पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी भी क्रांतिकारी का केस नहीं लड़ा, लेकिन आप असली वजह नहीं जानते कि क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि असली वजह आपको बताई ही नहीं गई। असली वजह यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वकालत की डिग्री हासिल की थी वो लंदन से की थी। महात्मा गांधी ने भी लंदन से ही की थी और जवाहरलाल नेहरू ने भी लंदन से की थी। और वहां पर जब डिग्री दी जाती थी, यानी कि जब बैरिस्टर की डिग्री बाबा साहब ने मिली 1922 में, तो वहां के विश्वविद्यालय का एक रूल था कि डिग्री उसी को मिलेगी जो भारत में जाकर इनके राजपाट में दखल अंदाजी न करे, यानी कि क्रांतिकारियों के मुकदमे न लड़े। ये एक शर्त होती थी। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इस शर्त को मान ले तो डिग्री मिले, और अगर कोई इस शर्त को न माने तो उसकी डिग्री कैंसिल थी। तो ये बैरिस्टर इसीलिए बने थे क्योंकि उन्होंने वहां पर जो एफिडेविट होता है, शपथ पत्र होता है, उसके ऊपर सिग्नेचर कर रखे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहकर भी मुकदमा नहीं लड़ सकते थे। क्यों नहीं लड़ सकते थे? क्योंकि बैरिस्टर की डिग्री रद्द करना अंग्रेजों के हाथ में था। बैरिस्टर ये नहीं कि वो यहां भारत के पढ़ाई के हिसाब से बैरिस्टर थे। और जो वीर सावरकर थे वो भी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन में गए थे, और वीर सावरकर ने मना कर दिया और वो बिना बैरिस्टर की डिग्री लिए भारत में लौटे थे। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चीज डाल दी गई बाद में कि वीर सावरकर डरपोक थे, उन्होंने माफीनामा दे दिया। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया है इतिहास, वो इतिहास किन ने लिखा है, किन से ये इतिहास लिखवाया गया है। अब हमारी सोच तो वैसी ही बनेगी जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे विचार हम सुनते आए, हमारी विचारधारा वैसी ही बननी है। तो इसलिए आज का मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है बात कि अपने बच्चों को नफरत न सिखाएं। और मेरा भी जो बचपन था, मैंने भी सिर्फ और सिर्फ सीखी है, नफरत सीखी है। नफरत किन से नफरत सीखी है? हमारे ही आसपास में रहने वालों के खिलाफ नफरत की। पहली बात, ब्राह्मणों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बात मैं बचपन से सुनता रहा हूं। अगर एक बच्चा बचपन से ये बातें सुनेगा, जाटों ने हमारा बेड़ा गर्क किया, उस जाति ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, तो बच्चा अगर बचपन से ये चीजें दिमाग में रखेगा 100% डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक कच्ची मिट्टी होती है, उसे हम जैसा रूप देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, ये बातें मैं मानता हूं कि बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो गलत हुआ है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे और बिगाड़ने का। लेकिन लोग क्या करते हैं,
अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपस में जातियों को लड़ाते हैं, आपस में जातियों को लड़ा देते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि हम लॉजिक नहीं लगाते, हम किसी प्रकार का लॉजिक नहीं लगाते। हम यानी कि हमारी कास्ट से इतना प्यार करने लगे हैं कि हमें दूसरी कास्ट के लोग अच्छे नहीं लगते, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हमें एक बात बता दी, मान लिया कि ब्राह्मणों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मान लिया हमारे दिमाग में बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, तो हम हर ब्राह्मण के ऊपर डाउट करेंगे। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी तो देखना चाहिए कि जो रविदास जी महाराज हैं वो, उनके गुरु ब्राह्मण थे। हमें यहां भी तो देखना चाहिए कि अगर इतना ही वो था, भेदभाव था, तो इतने बड़े संत यानी कि जो संत शिरोमणि बने, वो ब्राह्मण को अपने गुरु मानकर उन्होंने ज्ञान हासिल किया। तो जो सच है डियर फ्रेंड्स, वो सच भी बताना चाहिए। ये नहीं कि अपने, ये जो लीडर्स हैं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का माइंड वॉश करते हैं, इनका अपना राजनीतिक फायदा होता है। चंद्रशेखर रावण क्या कर रहा है? पूरे यूथ का माइंड वॉश कर रहा है, यूथ जनरेशन का माइंड वॉश। मेरी बात बुरी लग सकती है, क्यों बुरी लग सकती है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप बचपन से, और अब तो डियर फ्रेंड्स आप हजारों लोगों को सुन चुके होंगे, क्योंकि इस जमाने में वीडियोज आती रहती हैं, लोग रेफरेंस देते हैं किताबों का। गुलामगिरी पुस्तक का रेफरेंस बहुत ज्यादा चल रहा है। गुलामगिरी पुस्तक लिखी किसने? जैसा कि मैंने बताया, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। बहुत सालों तक तो लोगों ने ज्योतिबा फुले की जाति ही छुपाई रखी, दलित थे, दलित थे, दलित थे, दलित थे, ऐसा करके। एक्चुअली में उन्होंने काम क्या किया कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था थी साथियों, गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी, वो आज की जो शिक्षा है, जो अंग्रेजों ने हमारे देश में जो शिक्षा दी, उससे हजारों गुना अच्छी शिक्षा थी। आज बस हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर कोई टेस्ट क्वालिफाई करके बढ़िया सी नौकरी लग जाए, सेट हो जाए। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी नहीं लगनी चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, बट उस शिक्षा को हम बेकार की शिक्षा नहीं कह सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितना प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। उन्होंने कौन सा मतलब जातिवाद फैलाया था यहाँ पर? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनकी हम रिस्पेक्ट करें? वो सिर्फ मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ओनली मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और उसी चीज का फायदा इस्लाम ने उठाया, क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा को नहीं मानता।
मैंने एक मौलाना की वीडियो आज ही देखी थी। उनसे एक जो न्यूज़ एंकर है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एक तरफ कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है, अपनी भक्ति में लीन है, और एक तरफ एक व्यक्ति एक बच्ची का रेप कर रहा है, तो इसमें इन दोनों में सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है? तो उस मौलाना का सीधा आंसर जो था वो था कि जो मूर्ति पूजा कर रहा है ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं, और जबकि डियर फ्रेंड्स मूर्ति पूजा है, उसको चाहे आप मानते हैं या न मानते हो, लेकिन मूर्तियों में ताकत है ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। आपके सामने जिसकी मूर्ति आती है, आप क्या अगर कोई प्यारा व्यक्ति है, अगर आपके सामने उसका फोटो आता है तो आपकी फीलिंग कैसी होती है? आपके दिमाग में कैसे हार्मोन्स निकलते हैं खुशी के? और किसी ऐसे व्यक्ति का अगर आप फोटो देखते हैं जिसने आपका कभी बुरा किया हो, या आपके परिवार में, फैमिली में, किसी रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में उसने ऐसी कोई गद्दारी की हो, गंदी नजर रखी हो, अगर उसका फोटो आपके सामने आता है तो आपका दिमाग कैसे हार्मोन्स रिलीज करता है? हालांकि उस फोटो में फिर इट मीन्स कि उस फोटो में, उस तस्वीर में कुछ न कुछ तो है कि उसको दिखाई, वो मूर्ति जो ही दिखाई देती है तो हमारे दिमाग के हार्मोन चेंज होते हैं। अब ये तो वैसे तो ये भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा की तो महात्मा बुद्ध भी खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे महात्मा बुद्ध। लेकिन सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की कितनी मूर्तियां बनवाई, और उन मूर्तियों को तोड़ने वाले डियर फ्रेंड्स हिंदू नहीं थे, ये इस्लाम पढ़ने वाले थे। लेकिन आज समय की जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। बाबा साहब ने जो कस्में खाई, 22 कस्में, वो उस दौरान खाई थी जिस दौरान देश का माहौल बिल्कुल खराब चल रहा था। आज इतना माहौल खराब नहीं है। क्या खराब है आज? आज आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आज आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, बढ़िया ड्रेस है, सब कुछ है। रिजर्वेशन के नाम से क्यों उस बच्चे के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि रिजर्वेशन जरूरी है आपको? 100% उस बच्चे का दिमाग कम हो जाएगा। 100% डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसके दिमाग में ये होगा कि अपना तो कोटा है, उसमें हीन भावना ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो दौर था जब जरूरत थी, और उस रिजर्वेशन का भी जिन लोगों ने फायदा उठाया, बाबा साहब ने ट्रिपल टी का सिद्धांत दिया था, और जो अपने आप को अंबेडकर के नाम से जो प्रचारित कर रहे हैं कि हम अंबेडकर की विचारधारा, हम अंबेडकरवादी हैं, उस ट्रिपल टी के सिद्धांत को पूरे समाज से छुपा कर रखते हैं। कोई नहीं बताता ट्रिपल टी क्या है। मान लिया कि कोई व्यक्ति रिजर्वेशन से आईएएस ऑफिसर बन गया, क्या अब भी वो उसके बेटे को रिजर्वेशन की आवश्यकता है? सोच कर देखिए। क्या उसे ये नहीं कह देना चाहिए कि अब मैं मेरे बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मैं उस दलदल से निकल गया हूं, ये रिजर्वेशन किसी गरीब को दो, नॉट टू एनी कास्ट, किसी जाति को नहीं।
साथियों, जितना ये जो झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है, जातियों का मतलब जो जहर घोला जा रहा है, ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। जब 2 जून 1995 को मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसके किडनैपिंग होनी थी, रेप होना था। ये तो कोई घनी पुरानी घटना नहीं है, पढ़ लेना। उसकी जान बचाने वाले कौन थे? ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जाति से तो ब्राह्मण थे वो, और उसने मायावती की जान बचाकर, डियर फ्रेंड्स, किन लोगों से दुश्मनी मोल ली? अंसारी जैसे लोगों से दुश्मनी मोल ली, और 1996 में ही उसका मर्डर हो गया। वो मायावती के लिए अपना जीवन कुर्बान कर गया। तो क्या हम ये सोच लें कि सारे जो ब्राह्मण हैं ये गलत है? लेकिन हमें थ्योरी क्या पढ़ाई जाती है, और कितने भाषणों में मायावती जी ने ये कहा कि मेरे ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ, मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि मायावती को उठाकर लाओ, मैं बनाऊंगा उसको मुख्यमंत्री। उसका रेप भी कर सकते थे, और जान से तो डेफिनेटली वो मार देते। अब ऐसा मत कोई लॉजिक दे देना मेरे को कि नहीं, मायावती पावरफुल थी। पावरफुल नहीं थी वो, और पावरफुल लोगों की क्या हत्या ही नहीं होती? पावरफुल लोग हैं, उनकी हत्याएं नहीं होती। कह रहा प्रताप सिंह पंजाब के पहले सिख मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री तो उनसे पहले और भी रहे हैं 2, लेकिन सिख मुख्यमंत्री पहले हो। उनका भी मर्डर हुआ था। ये मत सोचो भाई मायावती का कौन मर्डर कर सकता था, हम इतने साथ हैं। नो, मर्डर किसी का भी हो सकता है। पावरफुल तो इंदिरा गांधी भी थी। इंदिरा गांधी का मर्डर नहीं हुआ, और कहां पर हुआ? पीएम हाउस में ही मर्डर हुआ। किसने किया? उसी के सिक्योरिटी गार्डों ने किया। अब जो देश में चल रहा है फिलहाल की जो सिचुएशन है, आप हजारों वीडियो आपके सामने आती होंगी। मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे, मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे, हो संदेह प्रकट कर रहे हैं, हो सकता है कि मोदी जी ने ही ऐसा करवाया हो। बहुत सारी वीडियोस में देख रहा हूं कि बिहार में चुनाव है, वोट लेने के लिए ऐसा किया गया है। अब एक बात बताइए, जितना पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान में जितने लोग बसते हैं 25 करोड़, उससे बड़ा पाकिस्तान भारत में बन चुका है। ये मोदी जी ने नहीं बनाया, ये 10 सालों में नहीं बना कि 10 सालों में इतना बड़ा पाकिस्तान भारत के अंदर खड़ा हो गया। 5 लाख महिलाएं ऐसी मिली हैं, 5 लाख महिलाएं ऐसी मिली हैं, हमारे देश की हैं। अभी की ये हमला होने के बाद की ताजा रिपोर्ट है, हमारे देश की है। शादी करवा रखी है उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ, भारत में रह रही है, भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। अब उनके बच्चे देखिए कि एक महिला के 8 बच्चे से कम बच्चे नहीं हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं। चलो हम एवरेज मान लेते हैं 5 बच्चों की। 5 लाख गुना 5, 25 लाख। और अब वो जो 25 लाख महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो बच्चियां नहीं, अब वो नानी और दादी बन चुकी हैं। तो ये काम 10 साल में तो नहीं हुआ, या 10 साल में हुआ है? आप सोच कर देखें। जब 1947 में देश
धर्म के आधार पर बांट दिया गया, कत्लेआम हुआ, इतना बड़ा जीनोसाइड हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ। जिन लोगों ने पाकिस्तान के यानी कि मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट डाले थे, वो लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए? अब आप कहोगे, बहुत सारे लोग कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपस में प्यार था, इसलिए आपस में प्यार था तो उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट क्यों दिया? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने द थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक में, मैं वैसे नहीं बोलता, किसी के भाषण सुन के नहीं बोलता, मैं स्पष्ट लिख रखा है कि अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है तो इनका रहना यहां पर ठीक नहीं है, इन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। लेकिन पुस्तक में लिख दिया, उस लिखने से होता क्या है? क्योंकि यहां तो आपस में ही जातिवाद का जहर इतना घोल दिया गया। तो साथियों, एक एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी साथी सुन रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है। मैं साथियों ये व्यूज पाने के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए टाइम खराब नहीं कर रहा। व्यूज तो मुझे पता है कैसी वीडियोस पर व्यू आते हैं। 15-20 हजार रुपये एक दिन में कमा सकता हूं, झूठा प्रचार प्रसार करके। क्योंकि झूठ इस देश में बहुत जल्द फैलती है। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया का यही रूल है। लेकिन जो सच होता है वो बड़ा जोर लगता है उसमें, उसको आगे बढ़ाने में। तो मेरी आप सभी से ये निवेदन है कि जितना जो जहर दिमाग में आप लिए घूम रहे हैं, वही जहर आप अपने बच्चों के सामने उगल रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में बहुत पछतावा होगा। रविदास जी महाराज की जो शिष्या थी मीराबाई, गरीब घराने से थी क्या? वो राजघराने से थी या नहीं थी? या ये बहुत ज्यादा पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको? ये तो को 500 साल पहले की बात है, 500 550 साल पुरानी बात है। कोई लंबी ये नहीं कि बहुत 5000 साल पहले की बात है। 500 साल पुरानी बात तो आज का कोई 80 साल 90 साल का बुजुर्ग हमें बता सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम बुजुर्गों को नहीं सुनते। अब तो कनेक्शन ही कट चुका है बुजुर्गों से। जो नई जो जनरेशन है बुजुर्गों से बिल्कुल दूर हो चुकी है। और बुजुर्ग भी बेचारे क्या करें? बुजुर्गों को जो आज का जो यूथ है वो ये कहता तुम तो बेवकूफ थे, तुम पागल थे। अब वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं क्योंकि उन्हें कोई बोलने नहीं देता। उनकी बात सुन भी लेते हैं तो उनकी बात को हम गंभीरता से लेते भी नहीं। हम ये सोच लेते हैं तो बेवकूफ है, इन्हें नहीं पता। हमें पता, हम पढ़े लिखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि हमने पढ़ क्या लिया, कैसे लोगों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास हम पढ़े बैठे हैं। बहुत सारा जो भाषण दिए जाते हैं पूना पैक्ट के ऊपर, 1932 में पूना पैक्ट, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो ये दबा कुचला समाज है इसके लिए वोटिंग की अलग से प्रक्रिया होनी चाहिए।
कि इन्हीं का व्यक्ति हो और इन्हीं के वोट हो। और उस समय महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। आप क्या सोचते हैं कि आप अलग हो जाते, आप अपना अलग से विधायक चुनते, अलग से सांसद चुनते, तो आप आगे निकल जाते? सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो इस महात्मा गांधी को यह पता था कि ये बाबा साहब जो सोच रहे हैं, और अंग्रेज ऐसा कर भी देते। क्यों कर देते अंग्रेज ऐसा? ये मत सोचो कि अंग्रेज हमारा भला चाहते थे। अंग्रेज तो चाहते थे कि ये इनमें आपस में फूट पड़े, तभी तो ये गुलामगिरी जैसी पुस्तक मार्केट में आई कि जो व्यक्ति समाज को तोड़ रहा है उसकी बात अंग्रेज मानते थे। अगर यह डिसीजन हो जाता तो समाज टूट जाता, हम अलग कहां जाते? रिजर्वेशन के बलबूते पर जितने लोग सांसद बने, जितने लोग एमएलए बने, कितने लोगों ने उत्थान किया है, कितने लोग जो दबा कुचला समाज है उनके बारे में बोलते हैं। इस्तेमाल किया जाता सिर्फ वोट के लिए। कितने लोगों ने आवाज उठाई है आज तक कि ये जो अंग्रेजों के कानून आज भी इस देश में चल रहे हैं, इनको उखाड़ फेंको। आपका माइंड में ऐसी चीज सेट कर दी गई है कि ये बाबा साहब का संविधान है, इसी से देश चलेगा, जबकि आप लोग ये नहीं जानते। ये बिल्कुल आप नेग्लेक्ट कर चुके हैं कि 1860 के कानून हमारे देश में चल रहे हैं। 1860 में तो बाबा साहब पैदा नहीं हुए थे। कौन से जमाने में जी रहे हैं? जो कोर्ट में एविडेंस एक्ट होता है, जो भाई कोर्टों में जाते हैं उन्हें पता है, एविडेंस एक्ट 1861 का आज भी चल रहा है। और कितने इस कानून के बलबूते पर गरीब आदमी न्याय ले पाते हैं? कितनी परसेंटेज है? लिख के दिखा दो। आपको नहीं लगता कि ये जो अंग्रेजों के कानून है ये इस देश से उखाड़ के फेंकने चाहिए? या आपको यही कानून अच्छे लगते हैं? हमारे गांव में दो ऐसे भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, नहीं न्याय मिला। न्याय नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? पहली बात, पुलिस के पास अथाह पावर है। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्या हाल है? बिल्कुल सही है, अथाह पावर है पुलिस के पास। मन मर्जी की धाराएं लगा के कोर्ट में पेश कर देती। कोर्ट में पेश हुआ, जज साहब सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? फाइल के ऊपर कौन सी धाराएं लिखी हुई है, फाइल नहीं पढ़ी जाती। फिर देखेंगे कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कि इनकी जमानत होगी या जमानत नहीं होगी। जमानत होगी तो जज साहब जमानत दे देते हैं, जमानती शनाख्ती लेके जाओ और जमानत करवा लो। फिर उस सच्चाई को साबित करते करते व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो पता नहीं उस सच्चाई को साबित कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब जो मैंने मेरे ही गांव का जो बताया, ये कहां अपनी सच्चाई साबित कर देंगे? सेशन कोर्ट ने उनको क्रिमिनल
मानते हुए सजा सुना दी, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट वाले देखेंगे, हाई कोर्ट में तो उससे भी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ देखेंगे क्या है कोर्ट का फैसला, वो फैसला देखेंगे क्रिमिनल है, वो रद्द कर देंगे। कहाँ तक जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ तक जाएगा। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है? और जब तक ये नहीं सुधरेगी, अब फेसबुक पर लिखे जाओ जय संविधान जय संविधान, उससे होगा क्या? उससे मुझे एक चीज, एक बेनिफिट बता दो कि ये बेनिफिट होने लग रहा है। इतने व्यक्ति जय संविधान लिखते हैं, काश इतने व्यक्ति ये लिखने लग जाए कि हमें अंग्रेजों के कानून नहीं चाहिए। उनसे हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो इस देश की काया पलट हो सकती है। लेकिन ऐसी सोच लोग बढ़ने नहीं देंगे आपकी, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर राजनीति करनी है और उन्होंने अपनी जिंदगी का कायाकल्प करना है। आपकी जिंदगी कैसे चल रही है उन लोगों ने कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। देश धर्म के नाम पर बटा, और एक बार नहीं, अगर आप पूरे गहराई में जाएंगे ना तो ये देश आज तक 26 बार टूट चुका है। हमें सिर्फ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप पूर्ण तरीके से गहराई में जाएंगे तो 26-27 बार इस देश का विभाजन हो चुका है। लेकिन लोग वहां तक जाते नहीं है, लोगों ने तो यहीं पर आपस में लड़ाई करनी है। इससे अच्छा तो ये है डियर फ्रेंड्स कि जो हमारी जो पंचायतें होती थी, वो कम से कम अच्छा बुरा जो फैसला होता था वो उसी समय तो हो जाता था। मान लिया कि वो गलत डिसीजन दे देते थे, मान लेते हैं, हालांकि इतने गलत डिसीजन उस समय हुआ नहीं करते थे। एक मैं मेरे गांव की घटना का ही रेफरेंस दूंगा। आज से नियर अबाउट 25 साल पहले की घटना होगी। एक लड़के का मर्डर हो जाता है बाय मिस्टेक। जिसने मर्डर किया वो किसी और का मर्डर करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ से दूसरे का हो गया। जिसका मर्डर हुआ उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनाई नहीं थी। वो बस में बैठकर हिसार जाता था, वो पता नहीं वेल्डिंग का काम सीख रहा था या क्या, मतलब कॉलेज स्टूडेंट नहीं था, वो काम सीखने जाता था, काम करने जाता था। बस रियल घटना बता रहा हूं मैं, ये ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर ये पहली बार आई है। ठीक है, उस समय ये नहीं था, नहीं तो और ज्यादा हंगामा होता। जिस प्रकार आज सोशल मीडिया एक्टिव है इतनी नहीं थी, लेकिन अखबारों में उस समय बहुत तहलका मचा था इस खबर का। तो इसलिए मुझे कोई ये भी नहीं कह सकता कि आपने हमारे जो केस को डिस्क्लोज क्यों कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आया हुआ है। तो साथियों, मर्डर का केस हो जाता है और इधर हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी अपने पैर जमा रही थी। अब उन्होंने, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक मौका मिल जाता है
और आप देखो बुरा मान सकते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं ना, वो लोग ऐसी घटनाओं के वेट में रहते हैं कि कब कोई हमें खबर मिले और हम एक्टिव हो जाएं, हमारा एजेंडा चलाएं। तो ऐसा ही हुआ कि दलित की हत्या, दलित की हत्या, दलित की हत्या। पहले 2 गांव की पंचायत हुई, फिर 5-7 गांव की पंचायत हुई। पंचायती फैसले के लिए डियर फ्रेंड्स, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारा जो सरकारी स्कूल में मतलब 52 गांवों से इतने आदमी आए हुए थे कि स्कूल के प्रांगण में लोग बैठने को जगह नहीं थी लोगों को, और सारे के सारे ये कह रहे थे बे गलती से हुआ है, अब हम उस लड़के को तो नहीं लेकर आ सकते, गलती से हुआ है हमारे बेटे से। हम बे जो मर गया वो तो सभी को पता है, उसे वापिस कौन दे सकता? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं उसको वापिस दे सकता। वे ये हम इतना कर सकते हैं कि चार किले हम लड़के के पिताजी का नाम करवा देंगे। अब वो तो आएगा नहीं, वो तो मर गया, माफी मांग ली अपना खिंड का, क्योंकि ये पगड़ी जो होती ना, पगड़ी ये हमारी इज्जत होती है, वो कदमों में रख दिया। लेकिन उधर से जिन लोगों ने राजनीति करनी, नहीं नहीं सजा करवा के मानेंगे, ये करवा के मानेंगे। डियर फ्रेंड्स, कोर्ट ने वो बरी कर दिया। बरी क्यों कर दिया? कोर्ट ने क्या लिखा कि सबूतों के अभाव में बरी। लेकिन मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने फिर भी ये कहा कि अभी हम बरी हैं, फिर भी इस गरीब आदमी की हम मतलब आत्मा नहीं दुखाएंगे। इसके जितना हांड फिराई का खर्चा लगा है, इतने इतने लोग क्योंकि आए हैं वहां पर, पार्टियों के लोग आए हैं, खर्चा लगा हुआ, हम जितना खर्चा लगा है हम आत्मा नहीं दुखाएंगे, हम इनको वो खर्चा जरूर देंगे। अब आप सोचिए, सोच कर देखिए इस घटना को, क्या संविधान न्याय दिलाने में सफल रहा? रहा क्या? कानून व्यवस्था खराब है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मत सोचो हर जाति में खराब लोग हैं। उन्होंने जीतने के बावजूद भी ये कहा कि हम आत्मा नहीं दुखाएंगे। और अगर हम ये बच्चों को ये सिखाएं, नहीं ये जाति तो खराब है, भैया खराब आदमी हर जाति में है और अच्छे आदमी भी हर जाति में है, तो उसको पूरी कम्युनिटी को टारगेट न करें कि सारे ही बेकार हैं। नो, सारे बेकार हैं तो फिर हम कौन से सही है? हम भी बेकार हैं, क्योंकि कोई जिस कम्युनिटी में, जिस कास्ट में हमारा जन्म हुआ है, बहुत सारे लोग हमारी जाति को भी गलत बता रहे हैं, फिर तो हम भी गलत हैं। जब हम दूसरों के प्रति ये भाव रखते हैं तो दूसरे हमारे प्रति क्या भाव रखेंगे? क्या भाव रखेंगे डियर फ्रेंड्स, आप बताइए। मैं
मैंने आज से 28 साल पहले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। 2 बच्चों से मैंने शुरुआत की थी और मेरा पढ़ाने का शौक हो जाता है। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, फिर पढ़ाना चाहिए। उससे फिर 2 से फिर मैं खरकड़ी के बच्चे भी मेरे पास आने लगे। और न्याणा गांव हमारे से 5 किलोमीटर दूर है। वहां पर उस समय डियर फ्रेंड्स सरपंच थी दयावंती हुड्डा। अजीत सिंह घणगस की पत्नी थी। उनके 2 बच्चे थे और वो होली एंजल स्कूल में पढ़ने जाते थे, जो कि हिसार का बहुत ही जाना माना स्कूल हुआ करता था। बहुत कॉस्टली फीस थी, बहुत कॉस्टली। और उनका वो ऐसे तो थे नहीं कि भाई वो गरीब व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति नहीं थे। वो स्पेशल ऑटो जाता था उनको छोड़ने के लिए, उनको फिर वापस घर ऑटो में आते थे। कितना खर्च करते होंगे। और मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है। और जब मैंने न्याणा गांव के अंदर स्कूल किया, होली एंजल स्कूल से एडमिशन रद्द करवा के मेरे स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवाया। और जब वो बच्चे मेरे स्कूल में आने लगे, मेरा वहां पे 11वां पता नहीं 12वां स्कूल था, यानी कि इतने स्कूल ऑलरेडी रन कर रहे थे। और मेरे डियर फ्रेंड्स मूछे भी नहीं आई थी उस समय। तो ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि यार सरपंच साहब के बच्चे वहां जाते थे, वही यहां पे भेज रहा है। पहले स्तर में 250 एडमिशन हुए थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्या उन्होंने मेरी कास्ट देखी? नहीं देखी। उन्होंने क्या देखा कि मास्टर सुखविंदर खोखा जैसे पढ़ा सकता है, हर कोई किसी की बस की बात नहीं। भी हर कोई इतना नहीं पढ़ा सकता, ये फार्मूला हर किसी के पास नहीं है। और उसके बाद तो डियर फ्रेंड्स मैंने पब्लिकेशन का काम किया। और 2004 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, उससे पहले ही मेरी किताब तो उससे पहले की ही थी। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि आप ने अगर बिजनेस करना है तो नोलिया की बजाय आप हुड्डा इंग्लिश ग्रामर लिख दे, पूरे हरियाणा में आपकी किताब फैल जाएगी। मैंने कहा नो, गोत्र मेरे पूर्वजों की पहचान है, ये चेंज नहीं कर सकता। और डियर फ्रेंड्स, हकीकत भी ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें पूर्वजों से मिली है तो सिर्फ हमें गोत्र मिला है, जाति नहीं मिली। ये जाति परमानेंट हमें देने वाले ओनली और ओनली अंग्रेज हैं। ये जो ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग में बैठाया गया है ताकि ये समाज टूट जाए। ब्राह्मणों के पास ऐसी कौन सी पावर थी कि उन्होंने वो कौन सा जमाने में आपकी जाति को कहीं किसी उसमें लिख कर चले गए?
कौन से फार्म पे आपकी जाति लिखी है ब्राह्मणों ने? जो सरकारी दस्तावेज आए हैं, सरकारी दस्तावेज, अंग्रेजों से पहले तो सरकार किसी की थी नहीं, पहले तो राजे रजवाड़े राज करते थे। सरकार किसकी आई? अंग्रेजों की। उससे पहले किसी की सरकार नहीं रही यहां पर, यानी कि अंग्रेजों ने पूर्ण तरीके से गुलाम किया और हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़खानी करवाई। मैक्स मुलर के बारे में आप कभी पढ़ लेना, जो कि जर्मनी के थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने स्पेशल संस्कृत सीखी और संस्कृत सीखने के बाद हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों की स्टडी की। उसके बाद डियर फ्रेंड्स शुरू होता है कि इन धर्म ग्रंथों का रूप बिगाड़ दो, और जिस मनुस्मृति की आप बात करते हैं वो मनुस्मृति जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाई थी, वो मैक्स मुलर के द्वारा डिस्टोर्टेड मनुस्मृति जलाई गई थी। सुखविंदर खोखा कहूंगा, सुखवीर एक्टर जुड़ गया, क्योंकि नाम में इतना कंफ्यूज, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। एक्टर सुखवीर खोखा जी जुड़ चुके हैं, जो कि आप सभी को पता है पिछले 9 सालों से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मेरे साथ रहते हैं, और मतलब जैसे कि हमारे धर्म शास्त्र क्या बताते हैं कि बड़ा भाई बाप समान होता है, ये हमारा धर्म सिखाता है ये चीजें। लेकिन आज ये चीजें खत्म होगी, क्यों? क्योंकि हमने धर्म को गाली देना शुरू कर दिया। हमने अंग्रेजों वाला पैटर्न अच्छा लगने लगा। तो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं 15 सालों तक मैक्स मुलर के ज्ञान के ऊपर डिपेंड रहा हूं। ये बात आपको कोई भी अंबेडकरवादी कभी नहीं बताएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत विद्वान थे, बट वो संस्कृत भाषा के इतने विद्वान नहीं थे। ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में पीएचडी नहीं थे। चाहे डिग्री कितनी भी हो, बट संस्कृत की पीएचडी नहीं थी। संस्कृत उन्हें पढ़नी आती होगी, बट संस्कृत एक इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है, और संस्कृत की जो शब्दावली है डियर फ्रेंड्स, इतनी स्ट्रॉन्ग शब्दावली है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो संस्कृत से दूर कर दिया। तो एक जैसे कि पानी है, अंग्रेजों के पास पानी मीन्स वाटर, वाटर के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं है अंग्रेजों के पास। लेकिन संस्कृत में पानी के 70 वर्ड हैं। इतनी शब्दावली, इतनी विशाल भाषा, वो हर किसी को समझ में नहीं आई। हमने हमारे देवी देवताओं को मजाक बनाया कि हम तो इन्हें नहीं मानते, लेकिन अगर आपने मजाक बनाया तो सभी का बनाओ। फिर आपकी जो कास्ट में है, आपकी कास्ट में अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ, वो तो सही है, वो भक्ति करता, वो सही है, क्योंकि वो हमारा है। दूसरों के हैं वो गलत है। एक्चुअली में गलत हम लोग हैं, क्योंकि हमने जाति के हिसाब से उनको बांटा है। लेकिन जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, यानी कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान समझते हैं,
डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कभी भी ये शिक्षाएं नहीं दी जो काम हम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रविदास जी महाराज जातिवाद के कितने खिलाफ थे, लेकिन उन्हीं के फॉलोवर्स उन्हीं को जातिवाद के लिए इस्तेमाल करने लगे। वो जाति के खिलाफ लिखते रहे। कबीरदास जी महाराज जाति के खिलाफ लिखते रहे और वो बेचारे वही महापुरुष, संत महापुरुष, लोगों ने उन्हीं को शिकार बना दिया। उसी चीज का, उसी से तो छुटकारा दिलाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसी को इस्तेमाल कर लिया। गलत चीजें प्रचारित की गई। जितनी भी किताबें जो एग्जाम्पल देते हैं, ये सारी की सारी किताबें डियर फ्रेंड्स अंग्रेजों के आने के बाद लिखी हैं। इसलिए आप जो हमारे पूर्वज थे उनको ये मत सोचें कि वो बेवकूफ़ थे और हमने अंग्रेजी पढ़ ली, हमने अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ लिया, ये चीज़ पढ़ ली, हमने हिस्ट्री पढ़ ली। हिस्ट्री लिखी किसने? भारत के कौन शिक्षा मंत्री बने? पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? मौलाना। कैसा इतिहास लिखाएंगे वो? कैसा पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाएगा? भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया गया है इसी देश में। भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया गया है। अब ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, 7-8 साल पहले एक विवाद हुआ था पश्चिम बंगाल में। 10वीं के पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ था, जय श्री राम बोलने के क्या क्या नुकसान है। 10वीं के पाठ्यक्रम में आया था डियर फ्रेंड्स। पाठ्यक्रम में होगा तभी पूछा गया है, क्या क्या पढ़ाया गया होगा, वो बच्चे क्या सोचेंगे? अगर जय श्री राम बोलने के नुकसान है तो अल्लाह बिस्मिल्लाह बोलने के क्या फायदे हैं? फिर तो ये भी मत बोलो, फिर नमो बुधाय भी मत बोलो, जब फायदा ही नहीं है फिर उन्हें क्यों पूछते हैं? मूर्ति पूजा के खिलाफ है, उनकी मूर्ति क्यों पूजते हैं? कौन कहकर गया था कि हमारे जाने के बाद हमारी मूर्तियां पूजना? कोई कह के गया? तो डियर फ्रेंड्स, अपना लॉजिकल दिमाग से सोचना शुरू करो। एक ही बंदे की बात सुनकर अपनी विचारधारा न बने कि उसने ये बोल दिया यही होगा। नहीं, उसने अपने फायदे के लिए बोला हो, या वो उसका बेचारे का ऑलरेडी ही माइंड वॉश हो, वो क्या बोलेगा? लोगों ने यहां तक प्रचारित किया है। एक्टर सुखवीर कोका की कमेंट आई है, मास्टर जी हु इज एन Ambedkarite doesn't even know how much money was spent in writing the constitution। भाई कितना पैसा संविधान लिखने में खर्च हुआ। और वो तो कोई बात नहीं, नहीं भी पता हो वो तो कोई बात नहीं, अपन इस क्वेश्चन पे नहीं आते। क्वेश्चन तो यो है कि देश में कितने खराब कानून आज भी चलन लग रहे हैं, लोग उनका विरोध नहीं करते। दिक्कत तो यह है। कोई अमेंडमेंट होता है, आंदोलन अब वक्फ
बोर्ड है, इसमें अमेंडमेंट किया, चंद्रशेखर रावण उतर गया मैदान में। हम बदलने, हम विरोध करेंगे, काला कानून है ये। वो है एक्चुअली में है क्या, उस चीज को नहीं बता रहे। है क्या, जो उनके पीछे भीड़ चलती है उन्हें पता ही नहीं कि ये जो बोर्ड में जो बना हुआ है ये एक्चुअली किस लिए बना था, क्यों बना था। ये पूजा पाठ के नाम से जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, और किसके नाम से, पूजा पाठ। पूजा पाठ को चंद्रशेखर रावण मानता नहीं, उनकी पूजा पाठ को क्यों मानता है फिर। सोचने की तो बात ये भी है, वो भी तो पूजा पाठ है। महाकुंभ के ऊपर बोल देंगे कि यहां पापी पाप धोने के लिए जाते हैं, तो जो ये हज की यात्रा पर जाते हैं और सरकार का इतना नुकसान होता है, जनता के टैक्स का पैसा वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। तो भी साथियों, लाइट चली गई है और फोन की बैटरी भी लो है। मेरे विचार अगर किसी साथी ने सही लगे हैं तो शेयर कर देना, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।